दोस्तों जरा एक बार सोचकर देखिए कि अगर मुगल भारत ना आए होते तो क्या इससे हिंदुस्तान को कोई नुकसान होता या फिर अच्छा होता कि मुगल भारत आए ही न हो। वैसे तो इसका अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है, पर हम आपको इस विषय से जुड़े सभी पहलुओं से वाकिफ करा देंगे, जिससे कि आप स्वयं ही आसानी से निर्णय पर पहुंच सके। तो चलिए फिर जानते हैं अगर मुगल भारत ना आते तो क्या होता। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्योंकि हम मुगलों की बात कर रहे हैं तो पहले इनका थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। विलियम डैरिम्पल की किताब द लास्ट मुगल के अनुसार पहले मुगल बादशाह बाबर ने दिल्ली को पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी वंश के आखिरी बादशाह इब्राहिम लोदी को हराकर जीता था और ये साल 1526 का था। ये मुगलों की भारत में एंट्री की पहली लड़ाई थी और इस युद्ध के बाद मुगलों ने भारत पर अधिकार कर लिया और सन 1526 के 332 साल बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने 1857 के सिपाही विद्रोह में अपराधी मानकर कैद कर लिया था। बाद में दिनांक 7 अक्टूबर 1858 को उन्हें देश निकाले की सजा सुना दी गई थी। यानी भारत में मुगलों का 332 साल तक एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण इतिहास है। वैसे दोस्तों जब भी इतिहास की बात होती है तो हमारे जहन में सबसे पहले मुगल ही आते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इन बाहरी आकाओं ने हम पर राज किया फिर भी इसके अच्छे कारण क्या हो सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। 1526 में बाबर से शुरू होकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और 1707 में औरंगजेब तक पूरे भारत पर मुगलों का कब्जा था। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैले भारत में मुगल राज की शुरुआत होने से पहले ये पूरा भाग छोटी छोटी स्थानीय रियासतों में बटा हुआ था। इन सभी रियासतों में आपस में संघर्ष चलते रहते थे, जिसका फायदा उठाकर भारत पर समय समय पर कई विदेशी आक्रमणकारी हमले करते रहे। हालांकि इसी आपसी फूट का लाभ उठाकर मुगलों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत बनाई थी। उस समय संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम अगर किसी ने किया था तो वो मुगल ही थे। पूरा भारत एक हो जाने के बाद पहले की तुलना में बाहरी आक्रमणकारियों से अधिक सुरक्षित हो चुका था। वैसे मुगल भारत की भलाई की मंशा से थोड़ा ही कर रहे थे, उनका भी अपना लालच था। वो पूरे भारत पर अपना कब्जा चाहते थे, पर लगे हाथ ये हमारी अखंडता और संप्रभुता के लिए बहुत ही अच्छा ही हुआ। इससे हुआ ये कि मुगल आए तो आक्रमणकारियों की तरह थे, लेकिन बाद में वे भारतीय बनकर ही रहे। उन्होंने अपनी पहचान को भारत की परंपराओं और संस्कृति के साथ इस तरह से मिला लिया जिससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारतीय राजाओं के साथ संधियां करने के लिए उनके परिवारों की लड़कियों के साथ शादियां की। अकबर और उसके बाद के सभी मुगल शासक भारत की धरा पर ही पैदा हुए थे। यही नहीं, बहुत से मुगलों की माताएं राजपूत स्त्रियां थी। दोस्तों आपने औरंगजेब के समय की धर्म परिवर्तन की कहानियां और हिंदू और सिखों पर अत्याचार की कहानियां जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकबर जैसे मुगल शासकों ने रामायण और महाभारत का दूसरी भाषाओं में अनुवाद को बढ़ावा दिया था और तो और धर्मों के आपसी मसलों को कम करने के लिए एक नया धर्म दीन ए इलाही बनाया था, जिसमें लोगों की आपसी नफरत को कम किया जा सके। मुगलों ने भारत की समृद्धि और व्यापार को बढ़ाने में अहम योगदान दिया। उन्होंने भारत में ट्रेड को बढ़ाने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया, नदियों और समुद्र में जहाज चलवाए, साथ ही बड़े बड़े बंदरगाह बनवा दिए गए। ट्रेड को बढ़ाने के लिए बहुत से बेकार के टैक्स को खत्म किया गया। हालांकि सभी बादशाहों ने ऐसा नहीं किया था, पर जिन बादशाहों के लिए मुगल साम्राज्य को याद किया जाता है वो सभी इनमें शामिल है। वैसे सामान्य जनमानस को यही लगता है कि मुगलों ने ही भारत को लूटा है, लेकिन असल में लूट तो अंग्रेजों ने मचाई थी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर अधिकार जमाने के समय ही 1870 में ही भारत की जीडीपी पूरे विश्व की जीडीपी का 12.25% ही रह गई थी, जबकि 17वीं शताब्दी में भारत 24.44% के साथ विश्व में पहले नंबर पर था और अंग्रेजों के छोड़ जाने के समय तो ये लगभग केवल 4% के आसपास ही आ गई थी। इससे आप समझ ही सकते हैं कि अंग्रेजों ने 150 सालों में हमारा कितना धन इंग्लैंड पहुंचाया होगा। हमारी सोने की चिड़िया के तो पर ही काट दिए मानो। दोस्तों मुगलों के द्वारा बनाए गए स्मारक आज भी हम कई शहरों में देखते हैं। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हमारी धरा और यहाँ के माहौल का ही असर है, जिससे कला को हमेशा बढ़ावा मिला, वरना इन मुगलों या किसी भी बाहरी शासक ने अपने देश में कोई भव्य स्मारक, महल या किला नहीं बनवाया, जबकि भारत में इनकी भरमार कर दी। आज के परिदृश्य में मुगलों के बनाए ये स्मारक भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ख्याति बढ़ाते ही है, बल्कि विदेशी पर्यटक आने से देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं।
आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2019 में ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में 15,792 बिलियन रुपए का सहयोग दिया, जो कि टोटल इकोनॉमी का 7% है। भारत सरकार के लोकसभा में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि ताजमहल की सालाना औसत टिकट बिक्री कीमत 21 करोड़, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स से 10 करोड़, लाल किले और हुमायूं के मकबरे से 6 करोड़ की कमाई होती है। इसके अलावा मुगल खाने के भी बहुत शौकीन थे। उन्होंने भारत में कई खाने की चीजें और फलों को लाया, जिसमें सबसे चर्चित बिरयानी, कबाब, कीमा और अखरोट बादाम खुमानी है। आज पूरे भारत में और खास तौर पर दक्षिण भारत में बिरयानी को बड़े चाव से खाया जाता है। यही नहीं, आज बड़े बड़े शहरों और गलियों में न जाने कितने छोटे और बड़े ठेले ढाबे वाले होंगे जिनका केवल बिरयानी से रोजगार चल रहा है। अब जब खाने की बात हो गई है तो शेरो शायरी की बात कैसे न हो, या कहे तो मुगल साहित्य के बड़े प्रेमी थे। बाबर से लेकर इनके आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तक सभी ने उर्दू जुबान में बहुत ही कामयाब शेर लिखे हैं। उस समय ब्रज और हिंदी भाषा में भी कई दोहे लिखे गए। मुगल बादशाहों के दरबार में कई हिंदी और साहित्य के धुरंधर बैठा करते थे, जैसे रहीम, सूरदास, अब्दुल रहीम, खाना खाना, रस खान, बीरबल इत्यादि। अकबर ने रामचरितमानस और दुनिया की सबसे ज्यादा बार पढ़ी गई पुस्तक हनुमान चालीसा के रचयिता तुलसीदास जी को भी उनके दरबार में मनसबदार बनने को कहा था, पर वे भगवान की भक्ति में थे। इस पर उन्होंने लिख दी कि तुलसी अब क्या बनिए नर के मनसबदार। मुगल अपने युद्ध कौशल और शानदार हथियारों के लिए भी जाने जाते थे। यूं ही नहीं, उन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। इसका फायदा हिंदुस्तान को भी हुआ। यहाँ के राजाओं को भी इन हथियारों की जानकारी मिली। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने भारत में पहली बार किसी जंग में तोपों का इस्तेमाल किया था। इससे पहले तक भारतीयों को तोपों की जानकारी नहीं थी। और क्या आप जानते हैं कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा हथियार बनाए जाते थे और यहाँ से दुनिया भर के देशों में सप्लाई किए जाते थे। हम केवल इस नजर से देखते हैं कि अगर मुगल भारत नहीं आते तो भारत पर किसी हिंदू राजा का शासन होता, पर जरूरी तो नहीं है ऐसा ही होता। हो सकता है किसी दूसरे आक्रमणकारी ने आक्रमण कर यहाँ कब्जा कर लिया हो, और अगर मान ले ऐसा भी नहीं होता तो भारत अलग अलग रियासतों में बंटा होता, जिससे अंग्रेज और आसानी से कब्जा कर लेते। फिर सभी रियासतें अपनी अपनी आजादी के लिए लड़ रही होती, जिसमें भारत न जाने कितने टुकड़ों में बंट जाता। फिर तो आलम ये होता कि हमें दिल्ली से आगरा जैसे डिस्टेंस में 2-3 वीजा लगाने पड़ते। और ये तो पता ही है कि जो भी आएगा वो लूटेगा जरूर। आज पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन भी भारत को लूट रहे हैं। उनका करप्ट सिस्टम आज भारत को लूट रहा है। दोस्तों, ये तो वो कुछ बातें हैं जिसमें मुगलों के भारत आने के फायदे हुए, पर यह कहना भी उचित नहीं होगा कि सभी ओर से फायदे ही हुए। हिंदुस्तान की धरती और यहाँ के लोगों को इसके बहुत से दुष्परिणाम भी झेलने पड़े। कुछ मुगल शासकों ने धर्म और वसूली के नाम पर लोगों को बहुत प्रताड़ित भी किया। यहाँ के मंदिर, प्राचीन इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया गया। अकबर के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाले मुगल शासक औरंगजेब के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि इसने अपने शासन काल में हिंदुस्तान की जनता पर क्रूरतम अत्याचार किए। उसने राजगद्दी हथियाने के लिए अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया, बड़े भाइयों की हत्या करवा दी। उसने फिर से हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। जजिया कर एक तरह का टैक्स था जिसे सिर्फ हिंदुओं को देना होता था। उसने अपने राज में हिंदुओं के लिए बेहद कठोर नियम बनवाए। उसने अपने शासन करने का तरीका इस्लाम आधार पर लागू किया और हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर भारी टैक्स लगाए। इसी के साथ उसने हिंदू रीति रिवाज से मनाए जाने वाले त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें भी बनाई गई। नियमों की पालना न करने और समय समय पर टैक्स न भरने वालों को कठोर से कठोर सजा दी जाती। एक बहुत ही बड़े स्तर पर लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता। वैसे औरंगजेब का इतिहास इतना भी पुराना नहीं है कि इसकी करतूतों के साक्ष्य न मिले, पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगल शासकों के अंतिम दशकों के इतिहास को अंग्रेजी शासन के दौरान गलत तरीके से पेश किया गया। अंग्रेजों ने इतिहास के माध्यम से मुगलों की गलत छवि बनाने की कोशिश की। उनका कहना है कि अगर औरंगजेब ने हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया तो उसकी सेना में इतनी बड़ी संख्या में हिंदू सैनिक क्यों थे। उदयभान राठौर जी भी एक हिंदू था, पर वो औरंगजेब का खास सेनापति था जिसने मुगलों की तरफ से मराठों और छत्रपति शिवाजी महाराज से भी लड़ाइयां लड़ी। वैसे हमने आज के वीडियो में किसी धर्म जाति विशेष का पक्ष लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं की है। फिर भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो इसके लिए माफी मांगते हैं। हमारा मकसद ओनली आपको नॉलेज पहुंचाना है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।